इस समय मैं भदोही में पहुंच चुका हूं और भदोही में मैं ऐसे जगह पर हूं, आपको एक बार अगर बताऊंगा तो अगर आप कला प्रेमी हैं और कलाकारों से प्रेम करते हैं तो एक बार आप हिल जाएंगे। ऐसे शख्स के पास हम पहुंचे हैं आज इंटरव्यू के लिए और ये इंटरव्यू आज का बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि जो माटी की धरोहर रही है कला संगीत, जिससे लोगों के बीच एक संदेश पहुंचता है हमेशा, उस संदेश को पहुंचाने वाले उतने ही तगड़े कलाकार हमारे बीच आज के इस इंटरव्यू में होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज के जो कलाकार हैं शायद उनमें वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले के हमारे कलाकारों में हुआ करती थी। और आज पहले से ही आज भी कजरी विधा को ज़िंदा रखने वाले, बिरहा विधा को ज़िंदा रखने वाले हमारे जो कलाकार हैं, हम उनके बीच पहुंच चुके हैं भदोही की धरती पर। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यह एक ऐसे कलाकार हैं जो कलाकार ही नहीं, सबसे पहले ये सबसे अहम बात यह है कि बड़े अच्छे व्यक्तित्व के, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं बड़े ही होनहार और बड़े ही तेज तर्रार कलाकार, कजरी विधा और बिरहा भी आप गाते हैं, रमेश भावरा जी से। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र बेला पे जी और जौनपुर की धरती, ऋषि संत महात्माओं की धरती से चल कर के आप लोग आए हुए हैं। जी ऐसी पावन पवित्र बेला में नैन्सी फिल्म एंटरटेनमेंट जी ब्लॉग, हरीश ब्लॉग कि आप जी सभी साथियों को, पूरे स्टूडियो को, चैनल के सभी लोगों को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ और अपने गुरु पूर्णिमा की इस पावन पवित्र बेला पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें और माटी की एक ऐसी विधा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये धरोहर हिंदुस्तान की, हमारे देश की है, विश्व गुरु भारत इसीलिए है। तो इसलिए भी आप लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आज हमारी धरती को उपस्थित होने तक आए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इतना सरल भाव से आपने हमारा और इस कंपनी का अभिवादन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत नमन प्रणाम है क्योंकि आप सीनियर कलाकार हैं और हमारे भी सीनियर हैं। तो आइए हम बात कुछ इस प्रकार आज चालू करते हैं अपने कलाकार के बीच। आप आदरणीय रमेश भावरा जी, हमारे अपनी यूपी की जो पूर्वांचल का एक अपना जोन है, उसमें एक विशेष रूप से कजरी की जो विधा है वो कहीं न कहीं घर घर में लोग, माताएं बहनें बहुत प्राचीन काल से गाती चली आ रही हैं। और पहले कजरी का जब समय आता था तो लोग जौ वगैरह बोकर बहनें जो हैं, माताएं कजरी गाया करती थी, पोखरी और तालाबों में जाया करती थी। तो ये विधा बड़ी पुरानी रही है और मैं आपको बता दूं कि उस विधा को, उन सभी गीतों को आप जैसे कलाकार पिरो के रखे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कि सबसे पहले बताइए कि शुरुआत कजरी में कहाँ से हुई, आपका जन्म स्थान क्या है? और मैं भदोही जिले के औराई ब्लॉक के अंतर्गत मेरा निवास पड़ता है। गांव का नाम पीपर गांव है जी और मेरे दादाजी पहले बिरहा गाते थे जी। कलकत्ता में। तो दादाजी का नाम भी बताते थे? स्वर्गीय सुक्खू बाबूजी के नाम से लोग जानते थे उनको। जी तो सुक्खू दादा के नाम से वो फेमस थे। जी तो वो बिरहा गाते थे और धीरे धीरे मेरा जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद धीरे धीरे जब मैं पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया तो दादाजी के शिष्य लोग आते थे। जी जी। तो जो लोग आते थे तो उन सभी शिष्यों को एक साथ में वो गाना लिखवाते थे और लिखने का काम मैं करता था। क्या बात है। तो जब लिखने का काम मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे लमसम हमें लगता है कि 15-16 साल तक की उम्र तक मैं लिखने का काम करता था, शिष्य लोग आके ले जाते थे। जी फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जब ये लिखने का काम बच्चा करा तो इसको गवाने का भी कार्य किया जाए। क्या बात है। तो फिर हमारे दादाजी के सानिध्य में जो हमारे जिस अखाड़े से वो गाना गाने का कार्य करते थे वो है बिरहा का कार्यक्रम। बिरहा जो गीत गाते थे वो मूरत बाबू जी के अखाड़े से गाते थे, श्री मूरत बाबू जी के अखाड़े से। और कजरी जो विधा है, कजरी चौलर जो था जी वो राजा राम जी के अखाड़े से दादाजी गाते थे। उसी अखाड़े से मैंने गीत शुरुआत किया। तो उस समय हमारे भदोही जिले में सबसे फेमस जो कलाकार थे वो हमारे अखाड़े में थे, जग शिरोमणि बाबा पाल गुरु जी। अच्छा अच्छा। तो वो भी हमारे दरवाजे आते जाते थे।
फिर मेरे दादाजी ने मुझे उनको सौंप दिया कि आज से ये बच्चा ये आपका है, इसको आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहीं से मेरे गीत की शुरुआत हो गई। आपने सुना कि कजरी कहीं न कहीं आप पहले लिखा करते थे, आप एक कवि भी कह लिया जाए, पुराने हैं। सिर्फ राइटर समझिए, कभी नहीं, कभी तो तो आप समझिए कि राइटिंग भी आप करते थे, ये आपका बड़कपन है। और एक मजा हुआ कलाकार लगभग सभी विधाओं को जानता है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। तो मैं आपसे सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी लेना चाहता हूँ कि कजरी की विधाएँ कौन-कौन सी हैं, जो आप गाते हैं? देखिए, कजरी की विधाएं तो बहुत सी हैं। ज्यादातर लोग कजरी जो है वो मिर्जापुरी कजरी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो मिर्जापुरी कजरी की लय है वो लय अलग है। और ये जो हम लोग गीत की प्रस्तुति करते हैं ये कजरी चौलर है। इसको पहले शुरुआती दौर में माताएं बहनें परिवार में सावन भादों का जब महीना शुरू होता था तो झुंड बना करके गाँव में बैठ करके एक दरवाजे पे वो भाव था, वो भाईचारा था परिवार के बीच में। आज तो वो देखने को नहीं मिलता नहीं, नहीं। क्योंकि भाई भाई में नहीं पट रहा है तो फिर पूरा गांव इकट्ठा कहाँ होगा। तो उस स्थिति में सब लोग अपना दिन में काम करते थे और शाम को अपना कजरी का कार्यक्रम वो हाथ में हाथ लेकर के झूम हाँ, करके गाने का काम करते थे। वो कजरी चौलर की शुरुआत वो कजरी थी। हाँ, चुटकी वगैरह हाँ, भी चुटकी बजाया बजा के तो वो शुरुआत हुआ था। काफी दिन तक ये चुटकी पे फिर माताएं बहनें गाएं, फिर हमारे जेंट्स कलाकार थे वो लोग भी गाने का कार्य किए। लेकिन इसको सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने अभी कहा कि मिर्ज़ापुरी चौलर कजरी, जी तो जो चौलर कजरी का अपना एक धुन होता होगा, उसको थोड़ा आप गुनगुना के बताइए। हमारे अखाड़े की भी फेमस गीत है जिसे पूरा पूर्वांचल जानता है, वही गीत की लाइन में आपको सुना देता हूँ। और जन्म में ये बाबू जन्म में ना हो, और जन्म में देवकी घर कन्हैया, नंद घर बाजय हो बजना। वाह, क्या ये बात है। गीत चौलर की है। और पहले की जो गीतें थी अब वो गीतें आपको सुनने को बहुत कम मिलेंगी क्योंकि आजकल तो मनोरंजन का कार्यक्रम हो गया है कजरी। सही। लेकिन पहले जो था वो पहले की गीतें तो आजकल के कलाकार को पता भी नहीं होगा कि इस तरह की भी गीतें होती थी। इसमें जैसे अधर होता था, शीशा पलट होता था, हलक बंद होता था। तो इस तरह की गीतें दादा पहले लिखते थे। अच्छा। वो बहुत सी गीतें आज भी हम लोगों के पास में हैं। आज की तारीख में हमारे अखाड़े से लमसम 1000 कजरी ऐसी हैं जो गीतें हम लोगों के पास एक तरह से ग्रंथ की तरह रखी हुई हैं। अच्छा जी। लेकिन अब अगला कलाकार क्या सामने रखता है तो उसी के हिसाब से हम लोग प्रस्तुति करते हैं। जब कभी कोई नया कलाकार आपके सामने होता है जी और वो कजरी की ओरिजिनल चीजों पे न होकर वो बहकाने का काम करता है, उस समय आपको क्या फील होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अखाड़े में, हमारे खानदान में हमारे गुरु ने हमें बस यही सिखाया है कि अगला कलाकार क्या गीत गाता है आप उस पर ध्यान ना दे करके उससे जीतने का प्रयास कभी मत करिएगा। अगर जीतना है तो कजरी की ओरिजिनलिटी को गा करके आप जनता को जीतने का काम करिएगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जनता को जीते, अगला क्या गा रहा है उस पर अगर चले जाएंगे तो कजरी का महत्व खत्म हो जाएगा। ये स्थिति आजकल बन चुकी है। नहीं, मैं ये आपका सोच सही है। मैं भौरा जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस समय आपको फील क्या होता है कजरी को लेकर? उस समय फील यही होता है कि जो हम लोग 15-20 साल मेहनत करके कजरी को यहाँ तक लाने का कार्य कर दिए हैं, अब वो कजरी का भाव न रह करके सिर्फ एक मनोरंजन एंटरटेनमेंट का कार्य हो चुका है। क्या बात है। और ठीक है, ये तो नए कलाकारों की बात है। ये वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि भाई हमारा ज़्यादा पब्लिसिटी हो, लोग नाचें, झूमें। इससे नहीं मतलब है कि मैं बेस पकड़ के चल रहा हूँ कि नहीं। नहीं, इससे देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनोरंजन करना गलत बात है, करिए, भरपूर मनोरंजन करिए, लेकिन आपकी गायकी के अंदर पूरे कार्यक्रम के बीच में एकाक ऐसी छवि जरूर हो जानी चाहिए जिसके कारण लोगों को ये लगे कि नहीं वास्तव में कजरी क्या होती, ये भी विधा इनके अखाड़े में इनके पास में है। सही। ये चीज होना चाहिए। एक गाना मैं आपका बहुत पहले सुना था और हमने अपने चैनल से डाला भी था। वो गाना दर्शकों को इतना अच्छा लगा कि लोगों ने कमेंट किया और शायद आप गाते भी होंगे हर जगह। वो कोई मछली क्या थी गढ़ही की, वो सब टाइप का गाना है। वो भी कजरी में नहीं आता है शायद, मनोरंजन के लिए ही है। लेकिन जब आप इस टाइप के गाने गाते हैं तो आपके दर्शक भी मस्त हो जाते हैं। तो इस भाव को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि दर्शक, अभी आपने कहा कि एंटरटेनमेंट जरूरी है,
उस लहजे से अगर दर्शक इस विधा में भाग रहे हैं कि नहीं चलिए कुछ इस टाइप का हो जाए, नाच गा लें हम लोग भी, तो आपको क्या लगता है कि ये गाना चाहिए इस टाइप से? नहीं देखिए, आज की तारीख में जो दर्शक हैं, जो श्रोता हमारे हैं, जी वो एक कार्यक्रम के बीच में जी एक प्रकार के नहीं आ पाएंगे। जी कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं कि मनोरंजन कलाकार कर दे, जी कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं कि कजरी क्या है वो उस विधा को गाने का जी कार्य जी करे। सही। कुछ कलाकारों की इच्छा, कुछ जनता ऐसी भी होते हैं जिनको ना तो कलाकार से मतलब होता है, ना धुन तर से मतलब होता है। उनको बस ये लगता है कि कितनी कठिनाई और कितने मतलब कठिन कार्यक्रम के बीच में गायकी के माध्यम से अपने गीत को प्रस्तुत कलाकार का, उस पे लोग फोकस करते जी हैं। जी जी तो वो हर प्रकार के कलाकार जो होता है वो कोशिश करता है कि जनता जो बैठी है सबको सर्टिफाई कर ले। क्या बात। इसलिए हम लोग मनोरंजन का भी काम उसमें करते हैं, बस इतने ही। अच्छा, मैं एक चीज आपसे और कहूंगा कि पुरानी जो चीजें हैं उसमें आपने हमको कुछ सुनाया चौलर, जी कुछ जौनपुरी कजरी भी होती है। जी आप जौनपुर में जाते हैं और जौनपुर के लोग से आपको भर भर के प्यार मिलता है, बहुत 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 मिलता है। तो आप जौनपुर के लोगों के लिए एक जौनपुरी कजरी गुनगुना दीजिए। देखिए, जौनपुर की जो कजरी है मुझे तो सबसे अच्छा जो लगता है, मुझे मैं हर मंच से भी इस बात को बोलता हूँ कि कजरी चौलर की जो कार्यक्रम की प्रस्तुति है वो जौनपुर में भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ के गायकी अदायगी और जौनपुर के गायकी अदायगी में एक जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। जी यहाँ के जो कलाकार होते हैं वो अपनी मेहनत को करते हैं और साजिंदा जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, जी थोड़ा सा सपोर्ट। जी लेकिन जौनपुर की धरती पे कलाकार गीत गाता है, लेकिन उसको मैं तो कहता हूँ कि 99% कलाकार जौनपुर की धरती के कलाकार को सफल बनाने का काम अगर कोई करता है तो वहाँ के साजिंदा साजिंदा कोरस के लोग करते हैं। जी इतनी मेहनत करते हैं जी कि उस मेहनत के आधार पे कजरी आज की तारीख में जौनपुर की धरती पे पूरे पूर्वांचल में फेमस है। क्या बात तो है। वो मेहनत वहाँ के साजिंदा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी मेहनत करके कजरी को यहाँ तक पहुँचाने का कार्य लोग किए हैं, तो इसके आप जान लीजिए कि मैं तो कहता हूँ कि वो धन्यवाद के पात्र हैं सभी। तो जौनपुर वाला धुन कुछ सुनाइए आप। वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लोग गीत गाते हैं। हमारे गुरुजी ने उस लाइन को हमारे भदोही में लिखा, जी आदरणीय जग शिरोमणि बाबा पाल जी ने। जी अरे त रघुकुल 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 ना हो, फूल के बहादुर फूल के। अरे त रघुकुल रीता निभाए रघुबर आहा रखल पानी अरे दुल्हनिया वाह बनी के चलली रे जान की। अब ये लाइन जो ही कलाकार गाएगा, इतने पे जो कोरस के कलाकार होते हैं वो पूरा घूम करके जैसे कवर करते हैं। कवर करते हैं। और अगर ऊंचा खाला भी अगर खेत है वहाँ जी जी कार्यक्रम करा दीजिए जौनपुर के कलाकार साथियों का, तो निश्चित वो लेवल होगी। क्या बात है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जौनपुर की अदायगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो जौनपुर के कलाकार और जौनपुर के साजिंदा जौनपुर के कजरी के लोगों के लिए जो आप समझते हैं या जो आपकी समझ है वो बेहद अच्छी है। एक चीज हम आपसे और समझना चाहेंगे जरूर। कि जब जौनपुर में आप आते हैं और वहां से आपके कार्यक्रम में भीड़ जब एकत्र होती है, आप कजरी गाते हैं, तो अदर जिलों की अपेक्षा आपके जौनपुर के दर्शक आप की कजरी को या आपको एक बेस्ट या एक जो लोकल कलाकार है किस टाइप का प्यार करते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि नहीं, वो ये उनके बता, दिल दिमाग में क्या है। देखिए 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 मैं रोकना जी, चाहूंगा। जी। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आदमी बहुत दिल के करीब होता है तो उसको प्रोफेशनल नहीं लोग समझते ना। जैसे आप हमारे अगर मित्र हैं और बड़े दिल के करीब है तो हम आपको वो सम्मान नहीं देंगे कि भौरा जी, हम कुछ दोस्ती वाला हेरे तेरे करके बात करेंगे। तो उस टाइप से कलाकार अगर जमीनी है और वो कलाकारों मतलब लोगों के दिल में है वो कलाकार, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार हमारे यहाँ का है, तो वो लोकलिटी आपको मिलती है या फिर प्रोफेशनलिटी ही लोग देखते हैं? देखिए, अब आपकी इस चैनल पे इस बात को आपने शेयर किया है, तो जो दिल के अंदर है वो तो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर जौनपुर की उस बात को मैं रखूंगा तो हो सकता है मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद वाले सोचें कि अरे भौरा सिर्फ जौनपुर की बात कर रहा है। जी लेकिन जब बात सच्चाई पे आ जाएगी तो मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं होता कि मैंने जन्म लिया है हरीश जी भदोही की धरती पे, लेकिन आज कजरी के जगत में मैं लमसम 20 साल से हूँ। और 20 साल से उस कजरी जगत में जब मैं जौनपुर की धरती पे पहुंचा जी
तो मुझे ज़रा सा भी कहीं से ये फ़ील नहीं हुआ कि मैं बाहर दूसरे ज़िले से चल कर के आया हूँ। जो प्यार, जो सम्मान, जो स्वाभिमान, जो हौसला जौनपुर की धरती के लोगों ने मुझे दिया, और उस हौसला, उस जज़्बात को देख कर के मैं पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और जौनपुर के लोगों का ये बहुत बड़ा सहयोग है, जिस कारण से मैं इस कजरी ट्रॉलर को लेकर के भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी तक जाने का क्या बात है। ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे पूर्वांचल से हमारे अपने मित्र जिले जो जितने भी अगल-बगल के हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ से आप हैं। और अगर आप देश के कोने-कोने में जाते हैं तो हमें ही नहीं, यहाँ रहने वाले हर किसी पर्सन के लिए गर्व की बात है। और इसी क्रम में आप हमको ये बताइए कि सुनने में आया है कि आपका बड़ा योगदान रहा है राजनीति में, कला को लेकर। जी। अपनी कलाकारी से आप संदेश वगैरह देते रहे हैं। तो कितना समय हो गया आपको राजनीति में ये सब एक लगाव होने से, या किसी पार्टी विशेष से हैं, या फिर आप सार्वजनिक कोई भी पार्टी, मतलब जो भी पार्टियां हैं देश में, कोई भी आपको इनवाइट करता है तो आप अपना कार्य करने के लिए वहां जाते हैं, क्या है सिस्टम आप? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। जी मैं एक सिर्फ कलाकार हूँ, जी और एक दूसरे से कहीं न कहीं हर कोई जुड़ा होता है। जी जी तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे कार्यक्रम मिलता है, तो वो कार्यक्रम को एक रंगमंच के रूप में प्रस्तुत करने का काम करता हूँ। जो पर्सनल संबंध। पर्सनल जो मेरे संबंध है, तो उसके आधार पे मैं किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन इतना है कि अगर मुझे मौका मिलता है कार्यक्रम करने का, तो वो किस बेस को लेकर के, किस महापुरुष के आधार पे चल रहे हैं। चाहे वो परम पूज्य बाबा साहब रहे हों, चाहे वो लोहिया जी रहे हों, चाहे देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, चाहे जो भी रहे हों, जो उनको मान कर के चलने का काम करता है, जो देश के लिए कुछ कर के जाने का कार्य करता है, ऐसी चीज़ को लेके चलने के लिए लोग अगर रहते हैं, तो मैं प्रस्तुत करने का काम करता हूँ। और दूसरा कारण मेरा राजनीतिक मंच का ये भी है कि मैंने राजनीतिक का कार्यक्रम जो किया, वो तो लमसम 2006 से मैंने शुरू किया है, लेकिन इसके कम से कम 5-7 साल पहले से मैं कजरी गा रहा था। मेरे दिमाग में एक चर्चा चल रही थी, दिमाग चल रहा था, ये कजरी जो हमारी विधा है, इस विधा बहुत हीन भावना से होती है। मतलब कि अच्छा, ऐसा मतलब लगता है। हाँ, शुरुआत में यही स्थिति अच्छा सुनने को भी मिलता था। अब पुराने में जाएंगे तो लोग बताएंगे भी कि दाना में उतार बजरी है, तो संगीत में बजाने में उतार सबसे थर्ड क्वालिटी का अगर है तो वो खजड़ी है, और गायकी में भी अगर सबसे थर्ड क्वालिटी कुछ है तो वो कजरी है। उस चीज को मैंने शुरू किया, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको हाईलाइट करना है, तो किया कैसे जाए। तो पहले चुटकी भी लोग बजाते थे, गाते थे, तो मैं गुरुजी से बात की। गुरुजी लोग पहले से, हमारे गुरुजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, टीम के साथ में ढोलक हारमोनियम इसको लाने का काम किया, जो मंच विधा का होता था उस तरह। फिर हम लोग जब आए तो हम लोगों ने और आगे बढ़ा, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि ये कजरी और आगे तब बढ़ पाएगी जब इसमें राजनीतिक सपोर्ट थोड़ा सा मिल रहा है। तो इसलिए मैंने राजनीतिक लोगों से अपना साझा किया, मंच मंच जब साझा किया, तो फिर कजरी के कार्यक्रमों में भी वो राजनीतिक कलाकार, राजनीतिक जो व्यक्ति थे, विधायक हैं, सांसद या जो भी हैं, वो लोग आना जाना शुरू किए। तो वो लोग भी कजरी की विधा को बताना शुरू किए, और किसी भी चीज को प्रचार करना है तो गद्य और पद्य दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो गायकी से हम लोग प्रचार किए कजरी का, और अपने वक्तव्यों से राजनेताओं ने प्रचार किया। आज उसी की देन है कि मैं 3-4 साल हो गया कंटिन्यू भदोही जिले में कजरी महोत्सव कराता, और पूरे उत्तर प्रदेश से कम 50 से 55 कलाकार उसमें आते हैं। 4 साल हो गया, मेरा 5वां साल का जो कार्यक्रम था, वो आप लोगों के स्नेह और आप लोगों के चैनल के आधार पे देख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अपने हाथ में लिया है। तो 2025 नवंबर में जो कार्यक्रम होगा, वो पर्यटन विभाग खुद अपने हाथ से कराने जा रहा है। क्या बात है, आपका प्रयास बहुत सफल रहा है। तो ये इसके सफलता लिए आप भी, जैसे लोग इसके लिए मैं विशेष जनता है। धन्यवाद आपको दूंगा। और एक चीज और देखने को मिला है कि जो कजरी आप लोग गाते हैं, वो सही आप कह रहे हैं, अभी वो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी लोग नकल मार रहे हैं। अभी वो पवन सिंह का भी एक गाना आया था, तो जो कजरी धुन पे ही। पवन सिंह का भी था, उसके पहले भारत सरकार के ऊपर भी एक गीत आया था कि हमार पियवा तो बहुते कमाता। जी 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 कि हमार पियवा तो बहुते कमात बा, महंगाई डाइन खाए जात बा। ये कजरी की भी था। क्या बात। तो ये सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे कजरी मेरा बहुत आगे निकल रहा है, और निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। बस ये एक मैं नए कलाकारों के लिए मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे अपना भाई समझ के, चाहे अपना सहयोगी साथी समझ के,
उम्र दराज भी कलाकार हैं और जो नए आने वाले पीढ़ी के कलाकार, उन सभी लोगों से एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि कजरी एक ऐसी विधा है, जब पीछे जाकर देखेंगे तो इसमें इतना प्रतिद्वंदता होता था कि प्रतिद्वंदता के आधार पर मतलब कलाकार आगे नहीं बढ़ पाता था, एक दूसरे को हीन भावना से देख करके उसे डाउन करने का कार्य किया जाता था। लेकिन मैं सभी कलाकारों से एक ही निवेदन हाथ जोड़ करके करूँगा कि अगर कजरी को बिरहा के लाइन में ला के खड़ा अगर करना है तो आप कलाकार को जीतने का जो मन के अंदर भाव उसको निकाल दीजिए और आप जनता को जीतने का प्रयास करिए। जनता को जीतने का अगर सोच आपके मन के अंदर होगा तो निश्चित तौर पे ये सिर्फ आपका पूर्वांचल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की धरती पे इस कजरी को हम पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, और हमको लग रहा है कि हम लगभग दिन भर आपसे बात करें क्योंकि जिस मैटर पर हम बात कर रहे हैं आप बड़ी सरलता से उसको सुलझा दे रहे हैं, और एक अच्छा कलाकार और अच्छे व्यक्तित्व के लोगों का ये स्वभाव रहा है। तो मैं अभी कुछ राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं उस पर आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। भोजपुरी अवधी जो कजरी की विधाएं हैं इन्हीं दो भाषाओं में गाई जाती हैं, और हिंदी में लगभग कुछ बातें पेश कर ही देते हैं हम लोग, और हम लोग हिंदी भाषी हैं। इस चीज़ को लेकर महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में रोज आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है हिंदी भाषियों के बीच में कि आप मराठी बोलिए, मराठी में बात करिए वरना आपको मारा पीटा जाएगा, और मारपीट भी है। तो एक राजनीतिक मुद्दा के साथ साथ ये एक देश का भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर इस टाइप से हुआ तो लोग कहाँ कैसे आ जा पाएंगे। नहीं, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप चाहे राजनीति कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या समाज के बीच में चल रहे हैं, तो अगर आपके दिल और दिमाग के अंदर ये है कि मैं सिर्फ भारत का रहने वाला हूँ, भारत मेरी माँ है, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, तो हर एक इंसान को अपने इस भारत के राष्ट्रगान को एक बार पढ़ना चाहिए। क्या बात है। और अगर राष्ट्रगान को आप पढ़ने का काम करेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, मराठी, गुजराती, पंजाबी सारा सिस्टम वो हमारे राष्ट्रगान के अंदर आ जाता है। तो अगर राष्ट्रगान को आप मानते हैं तो फिर ये देश भावना रखना ही नहीं चाहिए, और अगर उस राष्ट्रगान को आप नहीं मानते हैं तो फिर आप तब तो राजनीति के आधार पे कि हम इस तरह की बात करेंगे तो इधर यूपी वाले बिहार वाले छोड़ के चले जाएंगे, बम्बई के बीच में हमारा छत्र राज्य हो जाएगा। जिस दिन यूपी और बिहार के लोग बम्बई छोड़कर चले जाएंगे उस दिन बम्बई समाप्त हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सही कह रहे हैं आप। मुंबई को बनाने में लगभग देश के कोने कोने से आए सभी लोगों का हाथ रहा है, और मुंबई को बढ़ते हुए लोगों ने एक प्रकार से कहा जाए जैसे बच्चे को पाला पोसा जाता है तो पूरा देश ने उसको पाला है। और आप हमारे पूर्वांचल के एक कलाकार, अच्छे कलाकार हैं, तो आपका ये एक संदेश इस विषय में जाना चाहिए क्योंकि आपको देखने वाले यहाँ ही नहीं मुंबई में भी हैं। तो ये संदेश जाना चाहिए कि आप यहाँ से जो गए हुए लोग हैं उनको इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार से आपके साथ जोर जबरदस्ती कोई कर रहा है भाषा को लेकर तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मैं अपने जो भी यूपी या बिहार के लोग जो भोजपुरी को लेकर के वहाँ पे पहुँचे उन सभी साथियों से बस एक ही हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा कि हमारी कर्म भूमि वो महाराष्ट्र है। तो कर्म भूमि की धरती पे, क्योंकि वहीं से हमारे परिवार की भी रोजी रोटियां चलती हैं, बहुत से हजारों लाखों परिवार के लोगों का, इसलिए उन लोगों से हमें उलझना नहीं है, इससे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम और मैत्री की भावनाओं से उनको भाव को समझाना है, और ये उनके दिल और दिमाग के अंदर ये भरने का प्रयास हम लोग करेंगे कि हम सब एक हैं, ये भारत एक है। आप महाराष्ट्र के हैं, हम यूपी के हैं, आप यूपी के रहेंगे, हम महाराष्ट्र के। ये सारी चीजें दिल के अंदर, उनके अंदर भरने का कार्य किया जाएगा, और जिस दिन भर जाएगा उस दिन वो नफरत समाप्त। तो आप जितने भी महाराष्ट्र में रहने वाले हमारे यूपी, बिहार और खासकर पूर्वांचल वाले हैं, जो आप बड़े भाई भौरा जी को सुनते हैं, इनके गीतों को सुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस भाव से हमें वहाँ रहना है और लोगों के दिलों पर राज करना है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है कि राजनीतिक मुद्दा है, और अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए तमाम चालें चली जा रही हैं। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, तमाम बातें हो चुकी हैं, मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते, प्रणाम।